Hey everyone, this is Iqbal Singh. Welcome back to your on YouTube channel Gateway of Success Career Launcher. लास्ट के दो वीडियो में हमने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ऑल पीवाईक्यूज कवर करा था। आज के इस वीडियो में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का हम संभावित प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं बतला दूं कि आप प्ले स्टोर पर जाकर यदि गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर सर्च करते हैं तो वहां पर हमारा आपको ऐप दिखलाई देगा। उस ऐप को जाकर आप इंस्टॉल कीजिएगा। सर इंस्टॉल करने से होगा क्या कि हर एक वीडियो में जो यहाँ पर पैनल पीडीएफ है वो अपलोड किए जाते हैं, मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर जाकर इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की हमारी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं सर, आवेश के क्वांटमीकरण में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि किसी भी वस्तु पर यदि आपको आवेश उत्पन्न करना है तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू होता है क्या चीज, N इंटू ई। किसी वस्तु को यदि आपको आवेशित करना है इसका मतलब क्या होता है कि सर उसमें या तो इलेक्ट्रॉन देना होगा या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं या तो एक या दो या फिर तीन। यहां पर कह क्या रहा है कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है। ये क्यू क्या है, आवेश है सर। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि Q का मान 1 कूलाम होना चाहिए। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि 1 कूलाम हो जाए, मतलब N का मान हमें नहीं दिया है। हम सब जानते हैं कि E का जो मान होता है ना वो है 1/6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। जब हम इसको देख रहे हैं आपकी n यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो n को उधर ही छोड़ते हैं, इसको लेकर आते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इतना कूलम। देखिए ये कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर, 1/1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो पावर है ना नीचे है, माइनस में है सर, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा 1/1.6, ये पावर को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, 10 के पावर क्या हो जाएगा +19 इज इक्वल टू n। यहां से करेंगे क्या कि हम यहां से डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं कैसे लिखा जा सकता है इस चीज को, 10/16 गुणे 10 के पावर 19 इज इक्वल टू क्या है, ये n है। अब देखो 10 में 16 से भाग नहीं करा सकते हैं, डेसिमल में आएगा, लेकिन यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि एक 0 को यहां से उठा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100/16 गुणे एक 0 हटा लिए इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर 18 इज इक्वल टू क्या चीज, n। ये 16 को 100 को यदि आप 16 से कटाते हैं तो आपका वैल्यू जो प्राप्त होता है वो है 6.25। क्या है, 6.25। मतलब यहां से जो हमारा n का मान मिलेगा, n का जो मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इज इक्वल टू क्या चीज, n। और यही क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कूलम आवेश को उत्पन्न करने के लिए, उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी सर, एक कूलम आवेश को निकालने के लिए उसमें से निकाली गई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना 6.25 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप ऑप्शन को चेक करते हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वितरित हो जाता है। अब बताइए अचालक क्या है? अचालक मतलब कुचालक को ही अचालक बोला जाता है। उस पर जहां पर आवेश दीजिएगा वो वहीं पर रह जाएगा। तो सर मान लीजिए कि हमारे पास एक अचालक गोला, हमारे पास एक अचालक गोला ये रहा, हमारे पास कोई एक अचालक गोला ये रहा, ठीक है ना। जब जहां पर इसको आवेश दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर आवेश दिए तो ये यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो जहां पर आवेश दिया जाता है वो वहीं पर रह जाता है, मतलब सतह पर देंगे तो क्या हो जाएगा, सतह पर ही रह जाएगा, वो अंदर या फिर उस पर वितरित नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अनंत दूरी पर एक मान लीजिए कि हमारे पास Q आवेश है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक Q आवेश है। इससे यदि आप R डिस्टेंस पर जाकर किसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका फॉर्मूला होता है KQ बट्टा R स्क्वायर। सर ये बोल रहा है कि हमें R दूरी पर नहीं, मतलब दूरी कितना हो जाए, अनंत हो जाए। तो दूरी जब अनंत हो जाएगा तो आप R का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, अनंत, तो ये क्या हो जाएगा, कटकर 0 आ जाएगा। मतलब क्या कि किसी आवेश के कारण R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो कितनी हो जाती है, 0। इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सर करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के बीच वैद्युतीय बल का मान क्या होगा? आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करते हैं उस वैद्युत बल की गणना करने के लिए कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। और कूलाम के नियम से हम लोग एक समीकरण बनाए थे, वो क्या है सर? F इज इक्वल टू होता है कि Q1 इंटू Q2 बट्टा क्या चीज, R स्क्वायर। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है हमारा क्या चीज, Q2। इन दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है ना वो R है, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण से क्या है, इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल है उसका फॉर्मूला है क्या चीज के, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर R क्या है सर? R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि जो लगने वाला बल है ना वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और जब दो भौतिक राशि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इसका ये होता है कि पहले को आप बढ़ाइएगा तो दूसरा घट जाएगा, यदि पहले को घटाइएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर दूरी जो है ना बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आप दूरी को क्या करते हैं सर? दूरी को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, बोल रहा है कि दूरी बढ़ा दिया जाए। दूरी बढ़ाने से बल का मान कम होगा। दूरी बढ़ाने से बल का मान क्या होगा? कम, क्योंकि लगने वाला जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण दूरी बढ़ाने से बल आपका बढ़ जाएगा। यदि दूरी घटती है ना तो बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब दो आवेश को पास पास लाओगे उनके बीच लगने वाला बल ज्यादा हो जाएगा। जब दोनों आवेश को एक दूसरे से दूर रख दोगे उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब दूरी बढ़ाने के साथ साथ आपका लगने वाला बल क्या हो जाता है? घट जाता है सर। इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और एक करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या करेंगे एक दूसरे को? जैसे सपोज कीजिए हमने क्या पढ़ा था सर? हम सब जानते हैं कि यदि दो आवेश एक दूसरे के जैसे हो, मतलब यदि मान लीजिए कि हमारे पास ए कोई आवेश है ये भी प्लस हो और एक हमारे पास बी आवेश है ये भी प्लस हो, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस, मतलब या तो दोनों धन आवेश हो या तो दोनों ऋण आवेश हो। तो जब समान प्रकृति के रहता है ना तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर
करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए हमारे पास एक आवेश है और बी भी हमारे पास एक आवेश है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित कर रहे हैं मतलब या दोनों एक जैसे हैं, या तो दोनों धन है या तो दोनों ऋण है। उसके बाद से कह रहा है कि तभी एक आवेश C है, तभी क्या है, एक आवेश C है। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां पर आवेश C है, बोल रहा है कि B जो है ना C को भी क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब B और C के बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। और हम जानते हैं कि प्रतिकर्षण बल तभी कार्य करेगा जब दोनों आवेश एक जैसे हो। सर दोनों आवेश एक जैसे हो मतलब ये धन है तो ये भी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि तब बताइए कि ए और सी के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, ए और सी के बीच कौन सा बल कार्य करेगा। तो सर ए भी है धनात्मक और सी भी है धनात्मक, मतलब दोनों धन आवेश है ना, तो एक दूसरे को ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आकृष्ट होंगे, नहीं गलत है। दूसरा ये है प्रतिकर्षित होंगे। हाँ, ए और सी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्लेट है, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक क्या है, प्लेट है, उस पर कोई आवेश है। सपोज कीजिए कि ए हमारे पास कोई एक प्लेट है, उस पर कोई आवेश है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि धन आवेश है, इस प्लेट पर क्या है, धन आवेश। कह रहा है कि इस प्लेट की तरफ एक हम लोग छोटा सा धातु का कण रख देते हैं। धातु का कण रखेंगे मतलब क्या, ध्यान समझिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा और क्या चीज होगा, प्रोटॉन भी होगा। एक धनावेशी धातु के प्लेट के नजदीक ला दिया जाता है, धातु कण विद्युतीय बल होगा, मतलब इनके बीच लगने वाला जो बल है ना वो क्या होगा। तो देखिए ये है प्लस आवेश इस पर था, मतलब क्या, हम जानते हैं कि एक हो प्लस आवेश, तो प्लस आवेश जो होता है ना, धन आवेश जो होता है वो ऋण आवेश को क्या करता है सर, ऋण आवेश को आकर्षित करता है, ऋण आवेश को खींचता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचते हैं। तो जब इस छोटे से कण को इसके पास रखेंगे तो पहले से इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन होगा क्या कि सर इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है। सर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर चले आएंगे, पहले तो एक समान रूप से वितरित है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इस साइड चला आएगा। क्यों, क्योंकि इस पर धन आवेश है, ये धन आवेश इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। सर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा मतलब क्या कि इधर ऋण आवेश हो जाएगा और इधर क्या, इधर ऋण आवेश हो गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वहां पर धन आवेश, जहां पर जाता है वहां पर ऋण आवेश, मतलब ये कण पर इधर ऋण आवेश हो जाएगा, और चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन भागकर इधर आया है तो इधर क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। अब बताइए कि ये कण पर लगने वाला बल क्या होगा, कण पर लगने वाला बल किधर होगा, प्लेट के किधर होगा। तो सर ये ऋण आवेश सारा है, ये धन आवेश सारा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे मतलब कण पर लगने वाला बल प्लेट की तरफ होगा, कण पर लगने वाला बल प्लेट की तरफ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन ए, प्लेट की तरफ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन में आवेश का मान दिया है, जिसमें से पूछ रहा है कि किसका अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब कौन सा जो आवेश है वो संभव नहीं हो सकता है, किसी वस्तु को दिया नहीं जा सकता है। तो इसको चेक करने का ना एक फॉर्मूला है, क्या चीज है सर, सबसे पहले आवेश के क्वांटमीकरण से हम लोग समझ जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। अब यहाँ पर Q क्या है, आवेश। बारी बारी से इस फॉर्मूले में सभी आवेश के वैल्यू को पुट कीजिएगा
और करने के बाद यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का भी मान पुट कर दीजिएगा, जो कि होता है 1.6 गुणे 10 के पावर कितना -19 कूलम, ठीक है ना। उसके बाद से सर यदि एन का मान, यहाँ पर आवेश का मान और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश के मान रखने पर, यहाँ पर कट्टा पीटी करने के बाद यदि एन का मान कोई एक ऐसा अंक आ रहा है जो डेसिमल में नहीं है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है, तो वो आपका आवेश संभव हो पाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको एन का जो मान है वो फ्रैक्शन में मिल जा रहा है या फिर डेसिमल में मिल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो आवेश है ना वो संभव नहीं है, क्योंकि एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर किसी भी चीज की संख्या जो होती है ना वो डेसिमल में नहीं होती है, किसी भी चीज की संख्या फ्रैक्शन में नहीं होती है। जैसे आपकी क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो या तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके होंगे, क्या 2.5 स्टूडेंट होंगे क्या आपके क्लास में कभी 10.6 स्टूडेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो यहाँ पर n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि यहाँ पर आवेश और इलेक्ट्रॉनिक मान के रखने से जो n का मान आता है, यदि फ्रैक्शन में आ जाए या फिर आपके डेसिमल में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो वो आवेश आपका संभव नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले में यदि आप इस ऑप्शन को चेक कीजिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन को, तो जब आप n का मान 2 रखते हैं ना तो ये वाला आवेश आ जाता है, ठीक है। ये इसको देखते हैं बी नंबर, तो बी नंबर में जब आप n का मान 4 रखिएगा, 4, तो आपका जो आवेश होता है ना किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 मतलब 19 कूलम हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, चेक करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाले आवेश पर, इस आवेश का मान जब आप इस फार्मूले में रखते हैं तो वहां पर जो n का मान आता है या तो डेसिमल में आएगा या तो फ्रैक्शन में आएगा, मतलब ये वाला आवेश आपका संभव नहीं होगा, और संभव नहीं है यही पूछ रहा था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सर ये भी आवेश पॉसिबल है, हाँ, क्यों? जब हम लोग किसी वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर इतना आवेश उत्पन्न हो जाता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या देंगे तो इतना आवेश आ जाएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस वस्तु पर इतना आवेश आ जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी वस्तु पर 2.4 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में n का जो मान है वो फ्रैक्शन या डेसिमल में आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का बल क्या होता है। सपोज कीजिए कि दो हमारे पास आवेश थे, सपोज कीजिए कि दो हमारे पास आवेश थे, जिसमें एक है हमारा क्या चीज Q1 और एक है हमारा क्या चीज Q2, ठीक है ना। इनके बीच का जो दूरी है वो r है, इनका बीच का दूरी कितना है, r। देखिए हम लोगों ने इसी वीडियो में पहले समझ चुके हैं कि जो बल होता है उसका मान होता है कि Q1 इंटू Q2 बट्टा क्या चीज r²। दूरी को बढ़ाने पर आपका बल क्या होगा, घटेगा। दूरी को बढ़ाने पर बल घटेगा और दूरी को घटाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सर फिलहाल के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दुगनी मतलब 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा। तो अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं तो आपको प्रूफ करके दिखलाते कि जब कभी भी आपका दूरी बोले ना कि 2 गुना कर दिया जा रहा है, 3 गुना कर दिया जा रहा है, 4 गुना कर दिया जा रहा है, तो बल क्या होगा, तो उसके स्क्वायर टाइम में जो बल है वो घट जाएगा, उसके स्क्वायर टाइम में बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब क्या होता है सर, स्क्वायर टाइम मतलब क्या, यदि 2 गुना कह रहा है कि बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी मतलब 2 से गुणा करा दिया जाए, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, तो बल 4 गुना कम हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। उसके बाद से यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहता कि उनके बीच की दूरी 3 गुनी बढ़ा दी जाए, कितना गुनी बढ़ा दी जाए, 3 गुनी, तो वैसी कंडीशन में जो लगने वाला बल है ना कितना हो जाएगा, तो बढ़ाया जा रहा है सर, तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, तो ध्यान समझिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब आपका बल 9 गुना घट जाएगा, बल आपका क्या हो जाएगा, 9 गुना घट जाएगा। लास्ट वर्ड समझा रहा हूं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 4 गुनी बढ़ा दी जाए, 4 गुनी बढ़ा देने से सर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, दूरी बढ़ा रहे हैं बल घटेगा,
कितना, 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो 16 गुना घट जाएगा, 3 गुना बढ़ा रहे हैं 9 गुना घट जाएगा, 2 गुना बढ़ा रहे हैं 4 गुना घट जाएगा। जितना भी बोले उसके स्क्वायर टाइम में आपका बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 गुना बोल रहा है फिलहाल के लिए, आपका 4 गुना बल क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब चौथाई हो जाता है। बल चौथाई मतलब कि 4 गुना घट जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब देखो 4 गुना हो जाता है, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 गुना हो जाता है यदि मैं ये बोलूं, मतलब क्या कि बल का मान बढ़ा है, हम दूरी को बढ़ाते हैं तो बल का मान क्या होता है सर, घटता है ना। तो बल का घटता है तो 4 गुना तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, चौथाई हो जाएगा। मतलब बल पहले F था तो अब कितना हो जाएगा, F/4। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेश जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलाम है, दोनों के बीच वायु में बल क्या होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 आवेश हैं, दोनों आवेश जो है ना उनका मान है 1 कूलाम, दोनों आवेश का मान कितना है, 1 कूलाम। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर आवेश है Q1, इसका मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम, ठीक है। यहाँ पर एक आवेश है हमारे पास Q2, इसका भी मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है ना। इन दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है सर, इन दोनों को डिस्टेंस नहीं दे रखा है, मान लीजिए कि r डिस्टेंस पर रखा गया है। देख लेते हैं एक बार कि डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है। 1 मीटर की दूरी पर सर डिस्टेंस भी दिया है, मतलब फिर से बनाकर थोड़ा सा आपको दिखला दे कि हमारे पास 2 आवेश है, एक आवेश Q1 का मान कितना है, 1 कूलाम, दूसरा आवेश है हमारा क्या चीज Q2, और Q2 का भी मान कितना है, 1 कूलाम है। ये दोनों हवा में कितने मीटर के डिस्टेंस पर है सर, R = 1 मीटर डिस्टेंस पर है। इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, हम लोग बल निकालने का मान जानते हैं कि सर F = क्या होता है, K Q1 × Q2 बट्टा क्या चीज, R²। हवा में बोल रहा है, हवा में की का मान क्या होता है सर, हवा में की का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हमारा हवा में की का मान होता है। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो देखिए जरा ध्यान से कैसे हो जाएगा सर, F निकालना है, F को ऐसे ही रहने दिया, की का मान क्या होगा, तो की का मान हवा के लिए होता है 9 × 10⁻, कितना 9। Q1 का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम, ठीक क्लियर है। Q2 का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस R का मान कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका बल का मान क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9, और चूंकि बल है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप चलते हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नहीं, 1 न्यूटन नहीं होगा। सेकंड 9 × 10⁻⁹ ये भी नहीं होगा। 9 × 10⁻9 मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक आवेश है Q, हमारे पास एक आवेश है Q, इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा सर, इस आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र को क्रिएट कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस आवेश से समझिए कि हम लोग R दूरी पर जाते हैं तो एक पॉइंट P मिला। यदि कोई पूछे P पॉइंट पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बट्टा क्या हो जाता है, R², क्या हो जाता है, KQ बट्टा R²। और K का हम सब मान जानते हैं कि क्या होता है, हवा के लिए सर K का वैल्यू होता है क्या चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर पिछले अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया ना वो उसमें लिखा कि K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। तो ये सब तो इक्वल ही होते हैं ना, K का वैल्यू दो ठो, एक फ्रैक्शन में ये वाला है और ये अंक में ये वाला है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो K के जगह पर क्या रख दिया जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान रखा और Q का Q है और बट्टा R² का क्या चीज है, R²। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा सर, करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला
1/4πε क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल और केवल आर है। ऑप्शन बी में क्या है 1/4πε क्यू बट्टा क्या चीज आर स्क्वायर। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? देखिए इस साबुन के बुलबुले से ना 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन कि साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित की जगह पर आपके क्वेश्चन में दे सकता है कि धन आवेशित किया जाता है या फिर ऋण आवेशित किया जाता है। 3 फुट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा क्या क्या होगा। सबसे पहला चीज कि सर जब आवेशित करने को बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब एक आप मान लीजिए कि यहाँ पर साबुन का बुलबुला है, यहाँ पर एक साबुन का बुलबुला है, जब इसको आवेश दीजिएगा, जब इसको आवेशित कीजिएगा, मान लीजिए कि हम इसको अभी धन आवेश दे दिए हैं, तो जब आवेशित करते हैं ना तो चूंकि प्लस प्लस आवेश जो सारी प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने के कारण इनका साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा? आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सर आकार बढ़ने से क्या होगा? क्योंकि ये गोलाकार है इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सपोज कीजिए ना कि अभी इतना छोटा है, जब ये बड़ा होगा, धीरे 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 बड़ा होगा तो इसका त्रिज्या क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। 2 क्वेश्चन हुआ, जब किसी साबुन के बुलबुले को यदि आप आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो सबसे पहला चीज कि उसका आकार बढ़ जाता है। सर आकार बढ़ जाने से क्या होगा? उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। 2 क्वेश्चन, आकार बढ़ जाएगा, दूसरा कि उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। सर तीसरा कि उसकी सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है ना, क्योंकि साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो सिकुड़ते हैं, समझ में आ रहा है? तो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है ना वो क्या हो जाएगी? घट जाती है। सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि वो फैल रहा है, वो उसका आकार बढ़ रहा है, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति तो घटवे ना करेगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। क्वेश्चन था जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है सर? त्रिज्या घटती है? नहीं। और अपरिवर्तित रहती है? नहीं। क्या होती है? त्रिज्या सर बढ़ती है। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस पर लगा बल आघूर्ण परिमाण में होगा। हम सब जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि यदि आप एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को उपस्थित करते हैं, रखते हैं ना, तो उस पर जो लगने वाला टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, वो क्या होता है सर? पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। बाबू वहां पर कोण का मान दे दिया है कि 90 डिग्री पर, थीटा का मान दे रखा है कि हम लोग कितना डिग्री पर रख रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो हम सब जानते हैं कि साइन थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ना वो कितना होता है सर? 90 डिग्री का मान होता है क्या चीज? 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू पीई, अर्थात आपका करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी वेक्टर तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच कोण होगा। मतलब एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब आप वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है उसका मान कब अधिकतम होगा, कब सबसे ज्यादा होगा? तो देख लेते हैं एक बार फॉर्मूले से। हम सब जानते हैं कि सर जो हमारा टॉर्क है ना वो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। मतलब जो टॉर्क है वो साइन थीटा के मान पर निर्भर करता है, साइन थीटा के मान पर निर्भर करता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि साइन थीटा का मान सबसे अधिकतम कब होता है? तो सर साइन 90 डिग्री पर उसका मान सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री पर, साइन थीटा पर ये टॉर्क डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगा? यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगा? जब थीटा का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 डिग्री कर दीजिएगा तो ये सबसे अधिकतम आ जाता है, वो सबसे अधिकतम आ जाता है जो कि क्या है हमारा?
टॉर्क इज इक्वल टू पीई। ये टॉर्क का सबसे अधिकतम मान है और ये तभी आएगा जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में आप कितने डिग्री पर रखते हैं सर, हम 90 डिग्री पर रखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, राइट। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। भाई साहब हमने पढ़ा था क्या चीज, कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वे एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रॉपर्टी जब आप पढ़े थे उसी टाइम बताया गया था, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। ए पर क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक ही पदार्थ के दो गोला है, जिसमें से एक गोला है हमारा ए और दूसरा गोला क्या है हमारा बी। दो ठो हमारे पास एक ही पदार्थ के क्या दिए गए हैं, दो ठो हमारे पास एक ही पदार्थ के गोले दिए गए हैं। अब क्या रहा है कि सर ए नंबर जो है ना, इस पर आपको धन आवेश दिया जा रहा है। कौन सा आवेश दिया जा रहा है, धन आवेश। लेकिन जो दूसरा गोला है जो बी है, इसको ऋण आवेश दिया जा रहा है, ऋण आवेश। तो हमने समझा था कि जब किसी वस्तु को आप धन आवेश देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि धन आवेशित करने के लिए किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। सर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। पहला चीज, धन आवेशित करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने से होगा क्या, उसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। यदि ऋण आवेशित कर रहे हैं मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। जब एक बैलून में से आप हवा को निकालते हैं तो सर हवा को निकालने के कारण बैलून का द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कोई चीज निकलेगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है ना। लेकिन जब किसी चीज को कुछ दिया जाएगा, जैसे बैलून में यदि आप हवा भरते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज्यादा। धन आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। इस पर ऋण आवेशित है, इस पर ऋण आवेशित किया गया है, मतलब इस पर ऋण आवेश है, मतलब जरूर इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। सर इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकाला गया मतलब ए का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। भाई साहब उसको हम लोग धनावेशित कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान घटेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए नहीं है, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबाही मात्रक होता है, जैसा कि हमने समझा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलम मीटर। और एक होता है क्या चीज, डी बाई, क्या होता है, डी बाई। तो इसको याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है एक कूलम मीटर होता है, जो कि हमने लास्ट के दो वीडियो में कराया है। और दूसरा क्या होता है, डी बाई। तो डी बाई किसका मात्रक है, आवेश का नहीं, ध्रुवण का नहीं, क्या चीज का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है, विद्युत द्विध्रुव पर बल होगा। समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, हमारे पास एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास एक मानकर चलिए कि वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। सर ये वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब क्या कि इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक्स अक्ष के समानांतर इसी पर एक क्या रख दिया, एक हमने रख दिया द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है,
प्लस आवेश और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आवेश, यही ना द्विध्रुव है, इन ध्रुव को रख दिया। तो इन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा सर, इधर जितना इस पर प्लस आवेश पर जितना इधर बल लगेगा उतना ही बल इधर किधर लगे, किस पर लगेगा, ऋण आवेश पर, ठीक है ना। तो दोनों बल का मान क्या होगा, समान होगा, उधर लग रहा है और इस पर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस आवेश है तो इसलिए इस पर इधर बल लगेगा, ये प्लस आवेश है इसलिए उस पर उधर बल लगेगा, दोनों बल का मान समान होगा, अतः दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, समानांतर रखा जाएगा, तब याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम हो सकती है, न्यूनतम मात्रा क्या हो सकती है, क्या कम नहीं क्या हो सकती है, तो समझेंगे कि न्यूनतम मात्रा क्या होगी। सर किसी वस्तु पर आपको आवेश उत्पन्न करना है, किसी वस्तु पर आपको आवेश उत्पन्न करना है, मतलब उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे कम कितना निकाला जा सकता है और इलेक्ट्रॉन सबसे कम कितना दिया जा सकता है, किसी वस्तु को कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो कम से कम हम लोग एक दे सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो आधा तो दे नहीं सकते हो, तो कम से कम कितना देना होगा, एक देना होगा। जैसे सपोज करो कि इस मार्केट में जाकर इस पेन को खरीदना चाहते हैं, तो या तो आपको पेन एक मिलेगा या तो दो मिलेगा या तो तीन मिलेगा, तोड़कर तो आपको देगा नहीं कि ले लो बाबू आधा पेन, मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब इसका मान जो है, उसका संख्या का जो मान है ना, वो आधा नहीं होगा। कम से कम कितना, हमको कम से कम ये कलम कितना मिल सकता है, कम से कम सर एक मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना चाहूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, सर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा मतलब n का मान 1 रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। मतलब किसी वस्तु को न्यूनतम आवेश, सबसे कम आवेश कितना दिया जा सकता है, तो किसी वस्तु को सबसे कम आवेश कितना दिया जा सकता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु में से मात्र सबसे कम इलेक्ट्रॉन हम लोग एक निकाल सकते हैं, या सबसे कम उसको इलेक्ट्रॉन एक दे सकते हैं, ठीक है ना। एक से कम इलेक्ट्रॉन देना या निकालना पॉसिबल नहीं है, तो एक निकालते हैं तो आवेश कितना आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है सर, इलेक्ट्रॉन के निकालने से या इलेक्ट्रॉन को देने से, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण ना जी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब आपका फर्स्ट वाला क्या है सर, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। दूसरा, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं, क्या चीज का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन निकालने से ही या इलेक्ट्रॉन देने से ही आवेश उत्पन्न होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब बल होता है। देखो सबसे पहली चीज कि आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है सर, या तो वो आकर्षित होता है या तो प्रतिकर्षित होता है। जैसे ये धन धन है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये ऋण आवेश है और ये भी क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है। जरा समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझेंगे। ये प्लस एक जैसे है ना, एक जैसे है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को क्या करेगा सर, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को क्या करेगा सर, आकर्षित करेगा। फिलहाल समझना क्या है, जब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो कैसे करेगा, प्रतिकर्षित करना मतलब क्या, धक्का देना। तो क्या ये आवेश इसको धक्का देने को तो इधर भी तो धक्का दे सकता है ना, धक्का देने को तो ऊपर भी दे सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दो आवेश एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं सर, इन दोनों आवेश के सेंटर, दोनों आवेश के सेंटर मतलब केंद्र से केंद्र को जोड़ने वाली जो रेखा है,
केंद्र से केंद्र को जो जोड़ने वाली रेखा है, उस रेखा पर ही या तो ये एक दूसरे को धक्का दे सकते हैं या तो ये एक दूसरे को खींच सकते हैं। केंद्र से केंद्र की तरफ जोड़ने वाली जो रेखा होगी ना, उसी रेखा पर या तो ये धक्का देंगे या तो ये क्या हो करेंगे, आकर्षित करेंगे। यदि प्लस प्लस है, आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे? इसी लाइन पर, इस लाइन पर ये इसको धक्का देगा, इस लाइन पर, इसी लाइन पर ये वाला इसको धक्का देगा। ठीक है, तो दोनों हम कह सकते हैं कि ये इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, केंद्र से केंद्र के जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब कूलाम बल कैसा बल होता है सर? कूलाम बल केंद्रीय बल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल शून्य नहीं होता जब वैद्युत क्षेत्र हो। क्या कह रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है जब वैद्युत क्षेत्र हो। कब? तो जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो वहां पर क्या बल शून्य होता है? हाँ, यदि समानांतर रख दिया जाता है तो शून्य होता है। मतलब यदि एक असमान वैद्युत क्षेत्र हो ना, तो असमान वैद्युत क्षेत्र में यदि आप, असमान वैद्युत क्षेत्र में यदि आप वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, क्या चीज? समानांतर भी, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? शून्य नहीं होता है। मतलब किस क्षेत्र में रखा जाएगा? असमान क्षेत्र में। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश का वैद्युत क्षेत्र ई में त्वरण होता है। वैद्युत क्षेत्र ई में त्वरण क्या होता है? तो देखो, जब आप एक वैद्युत क्षेत्र में, जब आप एक वैद्युत क्षेत्र में, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। जब इस वैद्युत क्षेत्र में आप एक धन आवेश को रखते हो, तो धन आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो इस क्षेत्र के तरफ ही होता है। क्षेत्र इधर है, मतलब ये धन आवेश है तो इस पर बल लगेगा इधर। क्लियर? तो इसका त्वरण भी होगा इसी के तरफ। सर यदि ये ऋण आवेश होता, यदि ये ऋण आवेश होता, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो इधर न होकर वो इधर लगता। ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या लगता है? बल लगता है। जबकि धन आवेश पर क्षेत्र के समान दिशा में, जिधर क्षेत्र है ना उधर ही बल लगता है। तो देखिए, धन आवेश का जो त्वरण होगा क्षेत्र के अनुदिश होगा, मतलब एक ही दिशा में होगा। लेकिन ऋण आवेश का जो त्वरण है ना, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र इधर है, उस पर लगने वाला जो बल है वो इधर होगा, इसलिए उसका त्वरण इधर होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन हमारा सही होगा ई के दिशा में। ई के दिशा में लगता है क्या? नहीं सर, धन आवेश पर ई के दिशा में लगता है, ऋण आवेश पर ई के विपरीत दिशा में लगता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा, ए नंबर को गलत काटते हैं। बी नंबर, ई के विपरीत दिशा में। नहीं सर, ई के विपरीत दिशा में तो तब ना लगेगा जब हमारा आवेश क्या हो? ऋण आवेश हो। अगला ऑप्शन है हमारा ई की दिशा में यदि आवेश क्या हो? धनात्मक। यस, हमने अभी समझा कि यदि आवेश धनात्मक होता है तो उस पर उसका जो त्वरण होता है ना वो ई के दिशा में ही होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान होता है। अभी अभी हम लोगों ने समझाया कुछ देर पहले कि जब आप ऋण आवेशित करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन देना है। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा। सब धन आवेशित करते हैं ना, तो धन आवेशित करते समय इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका द्रव्यमान घटेगा। इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। ऋण आवेशित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मतलब द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दे तो उसका द्रव्यमान, अभी अभी समझा, धनावेशित करोगे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सर द्रव्यमान घट जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बउआ? करेक्ट ऑप्शन हमारा ए नंबर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्या हो गया? बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है। सर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान दोनों आवेश होने चाहिए, लेकिन परिमाण में समान होने चाहिए, लेकिन प्रकृति में विपरीत होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक धन आवेश है और यहाँ पर एक क्या है, ऋण आवेश है। तो इनके युग्म को ही क्या बोला जाता है? परिमाण में समान है, लेकिन दिशा इनकी प्रवृत्ति जो है ना वो अपोजिट है, एक धन है तो एक ऋण है। इनके युग्म को ही बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो बताइए इस पर आवेश टोटल कितना हुआ? सर जितना ये प्लस उतना ये माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल मतलब एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? आवेश शून्य हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आप हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब शून्य होती है? सर जब अनंत दूरी हो जाता है ना, तो आवेश से अनंत दूरी पर जाओ या वैद्युत द्विध्रुव से अनंत दूरी पर जाओगे तो आपका जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है? सर क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति पर ना, अक्षीय स्थिति पर शून्य होता है क्या? ना। कहां होता है? अनंत पर। अनंत पर जाइएगा, आपका जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक आवेश Q से इन वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। बल रेखाएं मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो निर्वात की परावैद्युता होगी। जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकल रही है? एक आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इन निकल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, सर क्या जानते हैं? गॉस के प्रमेय यदि आपको याद हो तो क्या हमारा फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। मतलब वैद्युत फ्लक्स, जो आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या निकल रही है वो क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स ही तो होगा। तो वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत फ्लक्स मतलब यहाँ पर निकलने वाले बल रेखाओं का मान कितना दे रखा है? एन। तो एन रख दिया, उसके बाद ये क्यू का क्यू हो जाएगा, आवेश का मान क्यू दिया है, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये इधर आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू। तो हमसे पूछा क्या था कि निर्वात की परावैद्युतता होगी, क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। तो सर एप्सिलॉन नॉट का जो मान है ना वो हमारा हो जाएगा क्यू बाई, इधर एन मल्टीप्लाई में है, इधर हो जाएगा डिवाइड में, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का मान सर क्यू बाई एन। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए नंबर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गुण जो दो प्रकार की वैद्युत आवेशों को अलग करता है। किस गुण के कारण दो प्रकार के वैद्युत आवेश अलग होते हैं? ध्रुवता के कारण। ध्रुवता, ध्रुवता हमारा कौन सा है? आवेश की ध्रुवता। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये चीज तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि ध्रुवता के कारण एक तरफ हो जाता है धन आवेश, दूसरी तरफ हो जाता है ऋण आवेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए नंबर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती है तब वे प्राप्त करती है। जब दो वस्तु को लेते हैं और आपस में रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धन आवेशित हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है सर वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो क्या है? अच्छा एक और चीज, रगड़ने से होगा क्या कि सर एक पर धन आवेश आएगा एक पर ऋण आवेश। कितना? जितना इस पर धन आवेश आएगा उतना ही इस पर ऋण आवेश आएगा, मतलब समान परिमाण का होगा। समान परिमाण मतलब कि आवेश का मान समान होगा। कह रहे असमान एवं विपरीत, ना विपरीत तो होगा लेकिन हमारा असमान नहीं होता है। कैसा होता है? समान। तो ये असमान है, गलत हो जाएगा। असमान है, गलत हो जाएगा। इसमें समान है, इसमें समान है। तो देख लेते हैं, क्या समान एवं सदृश आवेश होता है मतलब एक ही जैसा होता है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। परिमाण में समान होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होती है? सर प्रकृति विपरीत होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन